हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग परसेंटेज में आगे कंटिन्यू करते हैं। देर आर टोटल 270 मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, है ना। एक फैक्ट्री में 270 मेल और फीमेल वर्कर्स काम करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली 96% मेल वर्कर्स बट ऑल फीमेल वर्कर्स वर केम, है ना। एक दिन क्या हुआ कि मेल वर्कर्स का केवल 96% आते हैं और फीमेल वर्कर्स टोटल आते हैं, है ना। आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट डे ओनली 95% फीमेल वर्कर्स बट ऑल मेल वर्कर्स वर केम। और अगले दिन क्या होता है कि जितनी फीमेल वर्कर हैं उनका 95% आती हैं और मेल वर्कर जो है वो टोटल आते हैं। ऑन बोथ डेज सेम नंबर ऑफ वर्कर्स वर प्रेजेंटेड इन द फैक्ट्री, है ना। दोनों दिन क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ वर्कर फैक्ट्री में उपस्थित होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री। तो हमें बताना है कि उस फैक्ट्री में मेल और फीमेल कितने वर्कर्स थे, कितने मेल वर्कर्स थे और कितने फीमेल वर्कर्स थी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हमको पता है कि मेल वर्कर्स का 96% आया है और फीमेल वर्कर्स पहले दिन मतलब कि एक दिन जो है 96% जो है मेल वर्कर्स का है और टोटल फीमेल वर्कर्स आई हैं। और अगले दिन क्या हुआ कि फ़ीमेल वर्कर्स का 95% आई हैं और मेल वर्कर्स टोटल आए हैं। और दोनों दिन जो है समान नंबर ऑफ़ वर्कर्स उपस्थित होते हैं। तो एक तो हम इसको या तो ऐसे कर सकते हैं कि फ़ीमेल को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, फीमेल वर्कर्स टोटल आई हैं और मेल वर्कर्स का मेल वर्कर्स को हम एम से डिनोट कर रहे हैं। तो मेल वर्कर्स का 96% आ रहा है। 96% मतलब क्या, 0.96, है ना, 0.96 ये हुआ। और ये किसके बराबर होगा, अगले दिन वाले, मतलब कि दोनों नंबर जो उपस्थित वर्कर हैं वो तो दोनों दिन बराबर ही हैं। तो अगले दिन मेल वर्कर्स तो टोटल आए हैं लेकिन फीमेल वर्कर्स का 95% ही आ पाए हैं। तो 0.95 हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है हमारा। तो अगर हम इस वाले पार्ट को अगर हम इधर लेके गए एम इंटू 0.96 वाला, तो m माइनस 0.96 m, उसी तरह ये वाला पार्ट इधर आएगा तो f माइनस 0.95f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.4 मेल, उसी तरह 0.5 इधर क्या हो जाएगा 0.5 फीमेल, है ना। तो मेल और फीमेल का रेशियो जो है यहाँ पे क्या हो गया 5/4, है ना। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। हमको पता है कि एक दिन क्या होता है कि 4% जो मेल वर्कर नहीं आते हैं और उसके अगले दिन जो है 5% फीमेल वर्कर नहीं आते हैं। लेकिन क्या होता है जो उपस्थित हैं, जैसे 4% जो मेल वर्कर नहीं आ रहे हैं, जो मेल 4% नहीं आ रहे हैं उसके अलावे जो आ रहे हैं, उसी तरह उसके अगले दिन 5% फीमेल वर्कर जो नहीं आ रही हैं तो उसके अलावे जो आ रहे हैं ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चल सकता है कि मेल वर्कर्स का 4% यानी मेल का जो 4% है वो इक्वल होगा फीमेल का 5% के बराबर। यही दोनों तो नहीं आ रहे हैं और ये नंबर जो होगा, ये वाला नंबर जो होगा, ये जो नहीं आ रहे हैं उतना ही पार्ट ये इसके बराबर होगा, ये फीमेल वाले नंबर के बराबर, है ना। तभी तो ये संख्या जो नहीं आ रहे हैं अगले दिन भी उतना ही संख्या नहीं आ रहा होगा, तभी तो दोनों बराबर हो पाया, है ना। तो यहाँ से भी हमको मेल और फीमेल का रेशियो पता चल पाएगा 5/4। और हमको अगर एक बार रेशियो पता चल गया तो टोटल नंबर हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से हम मेल और फीमेल का नंबर निकाल लेंगे। तो मेल और फीमेल का हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो 270/9 हम कर लेंगे तो हमको एक यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 30। तो मेल का 5 × 30 150 हो जाएगा और फीमेल का 4 × 30 यानी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्ज़ाम देयर आर 2 सेक्शंस, है ना। एक एग्ज़ाम में 2 सेक्शंस हैं।
एक ये अ स्टूडेंट आंसर 24 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करेक्टली इन फर्स्ट सेक्शन, है ना। एक स्टूडेंट जो है 24 क्वेश्चन सही करता है, एक स्टूडेंट जो है 24 क्वेश्चन सही करता है 30 क्वेश्चन में पहले वाले सेक्शन में। इन द सेकेंड सेक्शन ही आंसर्स 60% क्वेश्चन करेक्टली, और दूसरे सेक्शन में वो 60% क्वेश्चन जो है करेक्टली करता है। तो इससे उसका ओवरऑल स्कोर जो है 66.66% हो जाता है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट इफ़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड क्वेश्चन इन सेकेंड सेक्शन कैरी डबल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट सेक्शन, है ना। तो हमको बताना क्या है कि उस परीक्षा में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्या बात बताया एक बात कि क्वेश्चन जो है दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन जो है वो डबल मार्क्स कैरी करता है जो पहले सेक्शन का क्वेश्चन है। तो हम जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस को यहाँ पे अगर इग्नोर करके चलें, हम मार्क्स पे अगर फोकस करें, है ना, हमको मार्क्स पे फोकस करना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम जो है टोटल मार्क्स जो है दूसरे सेक्शन का हम ये मान लेते हैं टोटल मार्क्स जो है वो x है, टोटल मार्क्स जो है वो x है। तो पहले सेक्शन में वो 24 मार्क्स कैरी किया है, और दूसरे सेक्शन में 60% मार्क्स वो कैरी किया है। तो x का 60% यानी 0.6x, और ये जो है ये किसके बराबर होगा, जो ये ओवरऑल तो 66.66 किया है कैरी। तो हम जो है ये पहले सेक्शन में 30 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा सेक्शन जो है वो x माने थे हम, टोटल मार्क्स माने थे x, तो ये जो है x कर दिए यहाँ पे। तो और इसका जो है इसका 2/3 कर देंगे, 66.66 का मतलब 2/3 होता है, तो इसका हम 2/3 कर देंगे। इसका जब हम 2/3 करेंगे तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये इसका ओवरऑल का हम ओवरऑल निकाल दिए, और यहाँ हम अलग अलग सेक्शन का निकाले मार्क्स। तो इसको हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 72 और प्लस 1.8x। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 प्लस 2x। तो यहाँ पे ये x वाला पार्ट अगर इधर आए तो 0.2x और इधर 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया 60। ये 60 हमारा क्या है मार्क्स है, ये क्या है हमारा मार्क्स है। तो सेकंड अगर हमको एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स कैरी कर रहा है तो कितना क्वेश्चन 60 मार्क्स कैरी करेगा। तो हमारा यहाँ से अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे 30 क्वेश्चंस जो है वो सेकंड सेक्शन में पूछे गए थे, है ना। 30 क्वेश्चन जो है वो सेकंड सेक्शन में पूछे गए थे, और फर्स्ट सेक्शन में भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए 60 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों सेक्शन मिला के, यही आंसर हो जाएगा। इसको हम एलिगेशन के मेथड से भी बना सकते हैं। इसको हम एलिगेशन से बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज दिया है, ओवरऑल का क्या दिया हुआ है परसेंटेज दिया हुआ है, तो सबको हमको क्या करना पड़ेगा परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो 24 मार्क्स अगर वो पहले सेक्शन में ला रहा है, 24 मार्क्स अगर वो पहले सेक्शन में ला रहा है आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, तो पहले सेक्शन में वो 80% ला पा रहा है, उसी तरह दूसरे सेक्शन में वो 60% ला पा रहा है। तो इस तरह, और वो ओवरऑल कितना ला रहा है 66.66%। तो 66.66% का एक मतलब क्या होता है कि 66.66 को अगर हम तोड़ें, है ना, 66.66 को अगर हम तोड़ें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200/3, है ना। तो अगर हमको 200/3 यहाँ पे लिखना है ना, तो हम ये क्या कर दें कि सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो सबको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 240, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 200। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं, यहाँ पे हमको केवल ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे रेशियो से काम हो जाएगा, तो रेशियो से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन एक बात, अगर जहाँ रेशियो से काम नहीं होगा वो हम आगे बता देंगे ये, तो हमको बाद में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से हमको फिर बाद में डिवाइड भी करना पड़ता है ना। तो ये बात का ध्यान रखिएगा एलिगेशन में, है ना, कि अगर हम 3 को सबसे मल्टीप्लाई किया, अगर नंबर्स में वैसा अगर वो हम अगले कभी को क्वेश्चन दूसरा डालेंगे तो हम बता देंगे, है ना। अभी केवल समझ, यहाँ पे तो हमको केवल रेशियो निकालना है ना,
तो यहाँ पे 20 और ये क्या हो गया 40, यानी रेशियो हो गया 1:2। तो यहाँ पे क्या हमारा मार्क्स है, यहाँ पे कितना मार्क्स है हमारा, हम मार्क्स को ही लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे कितना मार्क्स है, यहाँ पे 30 मार्क्स है, तो यहाँ पे 60 मार्क्स हो जाएगा। और 60 मार्क्स है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, यहाँ पे 1 मार्क्स का सब है, तो 30 + 30 यहाँ भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। An alloy contain copper and aluminum in the ratio of 8:5। एलॉय मतलब क्या होता है, एलॉय मतलब मेटल का मिक्सचर है ना। मेटल को जब हम एक से ज़्यादा मेटल को हम मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय का रेशियो क्या है, एलॉय जो है किससे बना है, कॉपर और एल्यूमिनियम से बना है, तो इसका रेशियो क्या है 8:5 है। तो इस एलॉय से हम क्या बनाते हैं, गन बनाते हैं, है ना। वाइल मेकिंग अ गन 22% एलॉय गेट डिस्ट्रॉय, है ना। तो जब हम गन बनाते हैं तो 22% एलॉय जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर 22% अगर बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस गन में भी जो एलॉय का जो रेशियो होगा वो तो वही होगा, 8:5 होगा। अब हम आगे देखते हैं। इफ़ देयर इज़ 50 kg ऑफ एल्यूमिनियम इन दी गन देन फाइंड दी वेट ऑफ एलॉय, है ना। हमको पता चल गया कि एल्यूमिनियम का वेट हमको दे दिया है उस गन में, है ना। गन में जो एल्यूमिनियम का वेट हमको पता चल गया, तो हमको एलॉय जो है, ये वाला एलॉय जो टोटल एलॉय था इनिशियली, वो हमको पता करना है। तो हमको यहाँ से तो ये गन में भी जो एल्युमिनियम और कॉपर का जो रेशियो होगा वो तो यही होगा, यानी कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो 8:5 था, तो यहाँ भी गन में भी 8:5 ही होगा। और हमको गन का दिया हुआ है, यानी कि 15 kg जो है 5 को बता रहा होगा, और हमें तो गन में कितना एलॉय है ये पता चल जाएगा अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, ये जो है ये 22% डिस्ट्रॉय होने के बाद मतलब कि ये वाला पार्ट है, तो 22% यानी कि ये 78% को ही बता रहा होगा, है ना। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल एलॉय पता चल जाएगा। तो 13 6 जा 78, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, यहाँ पे 200 को 50 बार में हम कट कर सकते हैं, तो 50 kg आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ शुगर इज ऑब्जर्व टू बी 2% मोर देन द इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, है ना। जो ये शुगर का जो प्राइस है, वो जो शुगर के प्राइस में जितना बढ़ोतरी हो रहा है वो कितना है, शुगर का जो इंक्रीमेंट परसेंट, शुगर के प्राइस में जो बढ़ने वाला जो रेट है वो कितना दिया हुआ है, वो 2% ज़्यादा है इन्फ्लेशन रेट से, है ना। इन्फ्लेशन रेट जो दिया होगा उससे 2% जो है हमारा वो जो शुगर के प्राइस में जो इंक्रीज़ हो रहा है उसका रेट ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इन फर्स्ट ईयर इज 20 kg, है ना। पहले साल में शुगर का प्राइस जो है दे दिया है। द इन्फ्लेशन रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 8% ईच, है ना। पहले और दूसरे साल जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8% दिया हुआ है। अब 8% में, अब 8% से 2% ज़्यादा, यही हमारा यही हमको शुगर के रेट में इंक्रीज़ करना है ना, यानी 10% इंक्रीज़ करना है। फाइंड द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शुगर आफ्टर 2 ईयर्स, है ना। हमको शुगर का 2%, ये 2 साल बाद हमको शुगर का प्राइस बताना है। तो पहले साल तो शुगर का प्राइस 20 kg था, अब हमको हर साल 10% शुगर के प्राइस में बढ़ रहा है, तो हमारा 10% बढ़ रहा है, यानी कि 11/10 कर देंगे। और एक पहले साल, दूसरे साल भी 8% ही था, तो दूसरे साल भी 10% बढ़ेगा, तो 11/10 यहाँ भी कर देंगे। तो ये हमारा 11 11 121, यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 इंटू 2 करेंगे तो 242 डिवाइड बाई 10, यानी कि 24.2 रुपीज़ हो जाएगा पर केजी। यही हो जाएगा पर केजी शुगर का प्राइस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 3 sections
quants, reasoning and English in a banking exam. The weightage of these 3 sections is 7, 8 and 10, है ना. एक एग्ज़ाम में 3 सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, और उसका वेटेज क्या है, यानी कि क्वांट का फुल मार्क्स कितना है 7, रीजनिंग का उसी तरह 8 और इंग्लिश का 10 है ना. द मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल दी 3 सेक्शंस टुगेदर इज 500, है ना. जो तीनों सेक्शन का टोटल मार्क्स जो है वो 500 है. If a student got 16.66 more marks in quant, 14.28% more marks in reasoning and 25% more marks in English, then he got full marks in all 3 section. अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर एक स्टूडेंट जो है अपने मार्क्स में, मतलब कि क्वांट वाले मार्क्स में 16.66% अगर ज़्यादा मार्क्स वो स्कोर करता, रीजनिंग वाले मार्क्स में 14.28% मार्क्स ज़्यादा वो ये स्कोर करता, उसी तरह इंग्लिश वाले मार्क्स में वह 25% ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता, तो उसको फुल मार्क्स आ जाते हैं. तो 16.66% का क्या मतलब है, 1/6, यानी कि पहले वो अगर 6 मार्क्स क्वांट में ये अगर स्कोर कर रहा था तो अब उसको 7 स्कोर करना पड़ता, है ना. उसी तरह 14.28% का मतलब क्या हो गया, 1/7, यानी कि पहले अगर वो रीजनिंग में 7 मार्क्स स्कोर कर रहा था तो अब उसको 8 मार्क्स स्कोर करना पड़ता. और इंग्लिश वाले सेक्शन में 25%, यानी कि 1/4. तो पहले अगर वो 4 स्कोर कर रहा था इंग्लिश सेक्शन में तो अब उसे 5 स्कोर करना पड़ता, है कि नहीं, 5 स्कोर करना पड़ता. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वांट वाला सेक्शन का, ये रीजनिंग वाले सेक्शन का, ये इंग्लिश वाले सेक्शन का है. तो क्वांट वाले सेक्शन में तो फुल वेटेज हमको यहाँ से हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है उसी तरह यहाँ पे भी 7 है, तो हमको यहाँ पे नहीं बदलना पड़ेगा. यहाँ पे क्या है, रीजनिंग वाले सेक्शन में भी 8 था तो हमको छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ ये इंग्लिश वाले सेक्शन में यहाँ पे फुल वेटेज जो था वो 10 मार्क्स का था, तो यहाँ पे 5 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा. इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंग्लिश वाले सेक्शन का तब 10 हो गया और यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन का 8 हो जाएगा, है ना. ये मार्क्स वो ला रहा है और ये मार्क्स वो फुल मार्क्स को बता रहा है ना. तो 7, 8, 15 और 10, 25 जो है वो किसको बता रहा है, 25 जो है वो किसको बता रहा है, 500 को. उसी तरह यहाँ पे जो है ये 6 और 7, 13 और 8, 21, ये लाया हुआ मार्क्स है, यानी 25 मार्क्स अगर फुल है तो वो 21 मार्क्स इसमें वो ला पा रहा है. तो हम इसको ऐसे भी परसेंटेज में निकाल सकते हैं. अगर फुल मार्क्स अगर पूछता तो यहाँ पे अगर हम ये फुल मार्क्स अगर पूछता तो हम बता सकते थे यहाँ पे इसको ये 525 से डिवाइड करके 20 से हम फिर 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो 21/25 इंटू 100, तो 84% हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ मैन कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट बट ही लिव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन, है ना. कि एक आदमी जो है 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में, लेकिन हर लाइन से वो 8% मार्जिन वो छोड़ देता है ना. 8% वो मार्जिन लेता है. इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस, है ना. यहाँ पे हमको पेज नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे हम एक पेज मान लेंगे. लेकिन अगले इसमें क्या बोल रहा है कि इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस with 40 lines on each pages, है ना. and this time he leaves 25% more margin than before, है ना. तो यहाँ पे क्या बोल दिया हमको कि 23 पेजेस उसको टाइप करना है और प्रत्येक पेज पे 40 लाइन उसको टाइप करना है. और एक बात और क्या बोला है कि पहले वो 8% मार्जिन छोड़ता है, तो इस बार वो 25% ज़्यादा मार्जिन छोड़ेगा. तो 8% का 25% 2% होता है, यानी 2% इस बार वो ज़्यादा मार्जिन छोड़ेगा, तो 10% इस बार मार्जिन छोड़ेगा, है ना. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमको क्या पूछा है, टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा. तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, 10/20 लाइन्स. हमको 10 जो है टाइम निकालना है, तो टाइम वाले पार्ट को हम ऊपर रख रहे हैं. तो 10/20 ये काम जो है
ये हमारा काम है, 20 लाइन हमको टाइप करना है, तो ये हमारा काम है। तो इसको हमको डिवाइड करेंगे 20 लाइन, और प्रत्येक लाइन में वो 8% मार्जिन जो है वो छोड़ रहा है। तो यहाँ पे वो ज़ीरो, इसका ये 20 लाइन का वो 0.92% ही टाइप कर रहा होगा। ये हमारा एक काम हो गया, तो इसको हमको डिवाइड कर दिया 1 यूनिट। अब हमारा जो है ये हमारा एक काम है। अब हमारा अगला काम क्या है, हमको कितना काम करना है। तो अब यहाँ पे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 इंटू 40 लाइन, और इस बार 10% मार्जिन छोड़ रहे हैं, तो इसका जो है हमको कितना 0.990 यही करना है ना। ये हमारा एक चीज़ हो गया, एक काम हो गया। जो एक काम है, जो काम हम इस पहले वाले जो काम है उसको डिवाइड कर देंगे, और दूसरे वाला जो काम हमको जिसमें निकालना है, जितना काम में हमको समय कितना लग रहा है कि नहीं, कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इस समय में इस काम को डिवाइड करके इस काम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया, और ये हमारा 20 42, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 5 6 10, तो 9 5 45, यानी 450 मिनट्स है ना। पहले 10 मिनट, तो यहाँ पे भी मिनट ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं कि अ बुक कंसिस्ट ऑफ 30 पेजेस, 25 लाइन्स ऑन ईच पेज एंड 35 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन, है ना। कि एक बुक जो है 30 पेज है एक बुक में, और प्रत्येक पेज पे 25 लाइन लिखा हुआ है, और प्रत्येक लाइन में 35 कैरेक्टर जो है लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा टोटल उस बुक में कितना कैरेक्टर है। इफ़ दिस कंटेंट इज रिटन इन अनदर बुक, है ना, हमको यहाँ से क्या पता चल जाएगा, कंटेंट पता चल जाएगा। और इसी कंटेंट को हम दूसरे बुक में लिखें, जो कि उसमें कितना लाइन और कितना कैरेक्टर दिया हुआ है ना, और पेजेस है, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 30 लाइन, उसमें 30 लाइन उस बुक में, और प्रत्येक लाइन में 28 कैरेक्टर है ना, 28 कैरेक्टर्स पर लाइन। देन फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस, है ना। तो हमको बताना है कितना नंबर ऑफ पेजेस इस बुक में लगेगा। ये देन फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस विल हाउ मच % ग्रेटर, है ना। हमको ये पूछ लिया कि पहले जो पेज लग रहा था उससे अब कितना % ज़्यादा पेज लगेगा, है ना। तो हम इसको कैसे करते, तो यहाँ पे हमको कैरेक्टर ये कितना कंटेंट है उस बुक में कैसे निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दे 30 इंटू 25 इंटू 35, ये हमारा टोटल कंटेंट पता चल गया। अब हम जो है, अब हमको यहाँ पे ये इस अगर हमको यहाँ पे पेज निकालना है कि दूसरे वाले बुक का अगर हमको पेज निकालना है, तो जो उस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 30 लाइन दिया हुआ है और 28 कैरेक्टर दिया हुआ है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा वाला बुक में कितना पेज है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड किए तो 7 5 35, 7 चौक 28, यानी कि 125/4 हो गया, इतना पेज होगा, 125/4 होगा। तो पहले वाले में 30 पेज था, इसमें 125/4 था, तो दोनों को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 125 हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे 5 ज़्यादा कर रहा है 120 में, है ना। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.1/4%, है ना। 24 चौक 96, 24 बार में काटेगा, 24 चौक 96, 4/24, तो 4.1/4 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, सॉरी 4 छौक 24 ना, तो 1/6 हो जाएगा, 4.1/6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टोटल पीपल प्रेजेंटेड इन कुंदन वेडिंग 60% आर मेन, है ना। जो कुंदन की शादी में आए हुए लोगों में जो है 60% जो है वो क्या है, ये मेल है वो। आउट ऑफ द टोटल पीपल प्रेजेंटेड इन द कुंदन्स वेडिंग 60% आर मेन, है ना। कुंदन की शादी में जो जितने लोग आए थे उसमें 60% जो है वो क्या थे, मेल थे, मैन थे मतलब, तो मैन और वुमेन। तो 60 अगर मैन थे तो 40% जो है वो फीमेल होगी, यानी वुमेन होंगी, है ना। अगर टोटल 100 लोग आए हुए थे तब।
और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 48% ऑफ टोटल पीपल आर फ्रॉम ब्राइड साइड, है ना। तो जो टोटल लोग थे उसमें जो 48% जो थे वो ब्राइड साइड थे, है ना। तो ब्राइड साइड से आए हुए थे। तो ब्राइड साइड से जो है कितने आए हुए थे 48, अगर इसी का 100 का 48% 48 होता है, तो नन ब्राइड साइड से कितने लोग होंगे 50 होंगे, 52 होंगे, है ना, 52 होंगे। अब क्या बोल रहा है कि ब्राइड साइड से जो मेल एंड 66.66% ऑफ दीज आर मेन, है ना। ब्राइड साइड से जो 48% जो टोटल लोग थे उसमें से 66.66% जो थे वो क्या थे, मैन थे। तो 66.66 का मतलब 2/3 होता है। तो अगर 48 का 2/3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 32 मैन हो जाएंगे। तो वुमेन जो है ब्राइड साइड से कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, है ना, 16 हो जाएंगे। तो हमारा जो है अब हमारा टोटल मूवमेंट कितनी थी 40 थी, और 16 जो है वो ब्राइड साइड से हो गई। तो जो ब्राइड साइड से नहीं होंगी वो कितना हो जाएंगी 24, है कि नहीं। और टोटल वूमेन कितनी थी तो 40 थी। तो इसी का परसेंटेज निकाल देंगे 8×24, 8×40, 3/5 यानी 60% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 9%, है ना। एक सेल्समैन को टोटल सेल्स पे 9% जो है उसको कमीशन मिलता है। इफ़ दी सेल इज एक्सीडेड ₹10,000, है ना। अगर सेल 10,000 से ज़्यादा का होता है देन ही गेट्स बोनस ऑफ 3% ऑन सेल्स ओवर 10,000, तब उसे 3% बोनस मिलता है 10,000 से जो ज़्यादा का बिक्री होता है उस पर, है ना। इफ़ ही गेट्स कमीशन ₹1380, है ना, 1380, है ना। अगर वो टोटल कमीशन जो है 1380 रुपये पाता है तो उसको बोनस कितना मिला। तो हमको पता है कि अगर वो 1380 रुपये पा रहा है तो 10,000 तक तो उसको 9% मिल गया होगा, यानी कि 10,000 का 9% जो है उसको कमीशन मिला होगा। यानी कि 900 रुपये 1380 रुपये में पहले तो 900 रुपया जो है हम घटा देते हैं, तो 480 रुपया वो मतलब कि ये 1380 का मतलब क्या है कि इसमें जो है हमारा कमीशन भी इंक्लूड होगा, और अगर मतलब कि 10,000 से ज़्यादा की बिक्री होगी तो उसको बोनस भी दिया होगा, है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे 10,000 तक तो उसको 9% कमीशन मिला, और 10,000 से ज़्यादा पे उसको कमीशन तो मिला ही, और 3% जो है उसको क्या मिला, बोनस मिला, है ना। तो 10,000 तक अगर हम 10,000 तक 9%, 10,000 का 9% अगर हम इसमें घटा देते हैं तो इस वाले पार्ट में हमारा क्या होगा, कमीशन तो होगा ही, साथ में 3% बोनस भी होगा। तो बस इसको जो है हमारा यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल, ये हमारा क्या है 12% के बराबर है। तो 12% यानी 1% जो है 40% के 40 रुपये के बराबर हो गया। तो हमको इसको बोनस हमारा 3% है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 रुपये हमारा बोनस हो गया। यही आंसर आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg wheat एवरी मंथ एंड स्पेंड ₹350, है ना। एक फैमिली जो है 25 kg चावल और 9 kg गेहूँ हर महीने खरीदता है और 350 रुपया खर्च करता है। द प्राइस ऑफ राइस इज़ 20% ऑफ प्राइस ऑफ वीट, है ना। जो चावल की जो कीमत है पर केजी वो वीट के प्राइस का 20% है ना। 20% यानी कि अगर वीट का प्राइस अगर 5 है तो चावल का प्राइस कितना होगा 1 होगा। वन डे द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%, है ना। एक दिन क्या होता है कि चावल की गेहूं की कीमत जो 20% बढ़ जाती है। देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस, है ना। तो हमें क्या पता करना है कि हमें चावल में कितने मतलब कि चावल के कंजम्पशन में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। इफ़ ही हैज़ सेम अमाउंट टू स्पेंड, इफ़ ही हैज़ सेम अमाउंट टू स्पेंड, यानी उसके पास अब मतलब कि पहले जितना पैसा था उतना अभी भी है ना। और सेम क्वांटिटी ऑफ वीट ही कंज्यूम, है ना, कि वो जितना पहले गेहूँ
कंज्यूम करता था उतना बाद में भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि वीट का प्राइस तो बढ़ गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर वीट जो है और वीट जो है जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना बाद में भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको चावल के और पैसा भी सेम ही है दोनों टाइम में, हमारे पास पैसा जो ऐसा नहीं है कि पैसा बढ़ गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा चावल में। तो पहले जो है पहले हम क्या करते हैं कि दोनों का प्राइस पता है हमको कि वीट अगर हम 5, अगर हमारा 5 है तो राइस का प्राइस जो है 1 होगा। तो 25 केजी चावल में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा चावल पे कितना खर्चा किए, प्लस 9 केजी वीट खरीद रहे हैं, तो 9 केजी इंटू 5, तो हमारा टोटल जो यहाँ पे क्या होगा, ये कंजम्पशन होगा। अब जो है वीट के प्राइस में हमारा बढ़ोतरी हो गया, 20% जो है इंक्रीज़ कर गया वीट के प्राइस में। तो वीट के प्राइस अब कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जितना हम पैसा टोटल था मेरे पास उतना अभी भी है नहीं। यहाँ पे अगर हम x रुपये खर्चा करें तो यहाँ पे भी हमारे पास x रुपये ही है। हमको इस 350 से, यानी कि यहाँ पे 350 रुपये खर्चा कर रहे थे, तो यहाँ भी हमारे पास 350 रुपये ही है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं, इसीलिए हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 रुपया जो है पर केजी यहाँ पे वीट हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, है ना। यानी कि 1 रुपया पर केजी हम वीट जो है, गेहूँ जो है हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। गेहूँ पे 1 रुपया जो है पर केजी पे हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे टोटल हम 9 केजी गेहूँ खरीद रहे हैं, तो इस बार जो है हमारा खर्चा जो है 9 रुपया बढ़ जाएगा, है ना। 1 रुपया बढ़ा है तो टोटल अगर हम 9 केजी खरीद रहे हैं तो हमारा कितना रुपया बढ़ गया, 9 रुपया बढ़ गया। तो हमको यही 9 रुपया जो है इधर चावल के प्राइस में हमको कटौती करना पड़ेगा। तो 9 रुपया में हमारा बताइए कि 9 रुपया में चावल कितना आएगा, तो चावल का प्राइस तो हमारा रेट दिया हुआ है 1 रुपया पर केजी है, तो 9 रुपया में 9 केजी चावल आएगा। तो यही 9 केजी चावल हमको कम खरीदना पड़ेगा, 9 केजी चावल कम खरीदना पड़ेगा, यानी पहले और 25 में हमको कटौती करना पड़ेगा। तो 9/25 इंटू 100 कर देंगे, तो 25 चौका 100, 36% का चावल हमको कम कंज्यूम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम 9 केजी कम, तो यहाँ पे 16 केजी ही खरीदना पड़ेगा चावल, है ना। ये हम समझाने के लिए कर दिए। तो इसको हम इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। वैसे हम इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, है ना। हम इसको लेकिन इसी तरीके से, अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अमन हैज़ टू रेज सर्टेन अमाउंट फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, है ना। अमन को बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है ना, उसको इकट्ठे करने कुछ पैसे। तो ही रेज 75% ऑफ अमाउंट बाय टेकिंग 600 फ्रॉम ईच पर्सन इन द मार्केट एज अ लोन, है ना। वो क्या करता है कि 600 रुपया प्रत्येक व्यक्ति से मार्केट में लोन के रूप में लेता है। एंड रिमेनिंग अमाउंट ही रेज फ्रॉम हिज होम, है ना। और बचा हुआ पैसा, जो बचा हुआ 25% जो है वो अपने घर से लेता है ना। आउट ऑफ द टोटल पीपल हु प्रोवाइडेड हिज अमाउंट who provided him the amount, 60% आर फ्रॉम मार्केट, है ना। जो जितने लोग उसको पैसे देते हैं उसमें से 60% जो है वो मार्केट के लोग होते हैं। देन फाइंड व्हाट शुड बी द अमाउंट ही रेज फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ हिज फैमिली इफ़ ही रेज एन एग्जैक्ट अमाउंट व्हाट ही नीडेड फॉर हिज हाउस, ये व्हाट ही नीडेड फॉर हिज बिजनेस। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट से जो है, अगर माना जाए अगर टोटल 100 पीपल थे तो 60 पीपल जो है वो मतलब कि मार्केट से उसको कितने लोग पैसा देते हैं, 60 लोग मार्केट से पैसा देते हैं। और घर से कितने लोग तब देते हैं, घर से 40 लोग पैसा देते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे
हम तब वो मार्केट से अगर मार्केट्स में 60 लोग हैं और प्रत्येक लोग से वो 600 रुपया वो रेज़ कर रहा है, तो टोटल वो कितना पैसा रेज़ कर रहा है? 600 इंटू 60, यही पैसा वो मार्केट से रेज़ कर रहा है। और ये किसके बराबर है? 75% के बराबर है। तो हमारा वो घर से वो कितना पैसा, तो हम इसको अगर 75 से डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इस ये जो है यही पैसा जो है वो घर से रेज कर रहा होगा। और घर में तब लोग कितने थे? तो 60% अगर मार्केट में थे तो घर में 40% होंगे। इसको 40 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा घर में यहाँ पे जैसे ही हम इसको 75 से डिवाइड किए और इसको 25 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये पार्ट जो है टोटल अमाउंट हो गया घर से वो कितना लाया है, यानी घर से उसको कितने पैसे मिले। मतलब कि प्रत्येक आदमी से, मतलब कि हर आदमी से उसे मतलब कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट घर से वो कितना रेज कर पाया है। तो टोटल अमाउंट जो है वो रेज कर पाया है। तो टोटल अमाउंट, और घर में टोटल कितने लोग थे? 40 लोग थे। तो इसको हम 40 से अगर हम डिवाइड कर दें तो घर से वो प्रत्येक आदमी से कितना लिया ये नहीं पता चल जाएगा। तो इस उसी तरह हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो 25 दिया 75 और 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और ये 3 कट हो गया। तो घर से वो जो है प्रत्येक आदमी से 300 रुपये लेता है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर कोई समझाने में, अगर मुझे कोई मतलब कि आप लोगों को मेरा लैंग्वेज अगर समझाने का नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें गाइस, आप बताएं, आप लोग हमको फीडबैक दें कि क्या गलतियां हो रही हैं मुझसे, तभी हम इसमें सुधार कर पाएंगे। धन्यवाद गाइस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। थैंक यू।